जलालगढ़ प्रखंड अध्यक्ष पप्पू जी, शहीद बाबू, अन्य प्रमुख साहब के साथ सैकड़ों जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, इस तरह हमारे कस्बा के सैकड़ों साथी, श्रीनगर के नगर के सैकड़ों हमारे काजा पंचायत के मुखिया जी, हमारे पप्पू पासवान ठाकुर जी, मुलाना साहब, कस्बा के सैकड़ों राजद जदयू छोड़ करके आज सभी लोग अपने घर, अपने परिवार में, जिनके साथ, जिनके पिता के साथ, जिनके परिवार के साथ मेरा बचपन से खेलने का, जीने का रिश्ता रहा है, आज सब लोग अपने परिवार में ज्वाइन किए। हमारी पार्टी आज उन सबको बधाई देती, उन सबको मुबारकबाद देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज ही हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे युवा प्रकोष्ठ, हमारे प्रदेश के महासचिव, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, सभी लोग आज ही इन लोगों को जिला कमेटी पदाधिकारी कुणाल जी को आईटी सेल में बिहार प्रदेश में और युवा में महासचिव और युवा में प्रवक्ता के पद पर और आईटी सेल में उनको जिम्मेदारी दी गई। इस तरह सभी साथियों को जिला में महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव का आज ही मनोनयन का पत्र आ गया है, सबको आज मिल जाए। दूसरी तरफ जाति जनगणना, मेरा सवाल बीजेपी से है। काका कार्लेकर की रिपोर्ट, आर्थिक सर्वे, गरीबी की स्थिति, देश में 92% लोगों को 6,000 रुपया मात्र इनकम और 84 करोड़ को 5 किलो अनाज और लगभग 64% दलित, कमजोर, वंचित, शर्मा, जोल्हार, नुनियाद, चंदवंशी, निषाद, केवट, मलार, ऐसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के पास भूमिहीन। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी हिंदुस्तान में 9.5 करोड़ से ऊपर आदिवासी की आबादी होने के बाद 3,000 भी छोटे नौकरी पेशा में नहीं है। वाल्मीकि मुसहर जो समाज बिहार में 4% है, 3% है मुसहर, वो 0.2 भी उनका एजुकेशन नहीं है, भूमिहीन है। जब समय काल पात्र के अनुसार चीजें चेंज होती, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, जब आपने एक कमेटी की घोषणा की और वो कमेटी की रिपोर्ट आज तक आप नहीं ला पाए 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी का है, क्या सामाजिक आधार है? समय के अनुसार ऊंची जात के गरीबों को आरक्षण की बात पुकार हुई कि नहीं? ये डिमांड पहले नहीं था, लेकिन जब आर्थिक, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से ऊंची जात के गरीब निचले पदान पे गए तो आज 10% आरक्षण को सभी लोगों ने स्वीकार किया। वो आरक्षण 27% ओबीसी से ही आपको दिया, हमारे भाई की तरह। तो जब तक इलाज कैसे होता? बिना जांच के आपको 3 दिनों से फीवर हुआ, फीवर नहीं छूट रहा तो जांच होगी ना डेंगू का। जब आजादी के बाद गरीबी और गरीब शब्द हट नहीं रहा, एजुकेशन और भूमिहीन हम खत्म नहीं हो रहे, तो हमको आप ये बताइए रास्ता क्या है? ये समझना कि आर्थिक, सामाजिक,
शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से कैसे इसको ऊपर किया जाए, तो आप कब समझिए। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर भी से लेकर के आज तक, जब आजाद हिंदुस्तान के वक्त 10 साल का वक्त दिया गया था कि एक एक व्यक्ति को एजुकेशन करना है और गरीबी खत्म करना है, आत्मनिर्भर बनाना है भारत को अर्थ से, और 140 करोड़ की 30 करोड़ की आबादी के बाद भी हम दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब। तो जाति जनगणना आवश्यक थी कि नहीं? बार बार ये सवाल उठता है, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। एसटी एससी को मिला करके 10% हिंदुस्तान में है। एक भी आप हमको बताओ दलित में कहां सीएम है? क्यों सीएम नहीं? क्यों पीएम नहीं है? अत्यंत पिछड़ों में क्यों एक भी सीएम नहीं? कहा है? 32% अत्यंत पिछड़ा होने के बाद क्या कारण है सीएम नहीं है? ये सवाल पप्पू यादव के लिए भी गंभीर विषय है। 63% ओबीसी, एसटी एससी, ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा। तो मेरा डिमांड बीजेपी के प्रधानमंत्री से है कि क्या आप 60 से 67% आरक्षण की घोषणा करने जा रहे हैं? मेरा मांग 60 से 67%, 63% पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा जब इस मुल्क में है, तो आपको आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए आप घोषणा करिए, पहला। दूसरा सवाल यह है, जो सबसे बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री जी से, कि विकास का रास्ता दलित अत्यंत पिछड़े के होकर गुजरना चाहिए। ओबीसी में भी जो जाति राजनीतिक आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न हुआ, आप निषाद, केवट, मलाज, शर्मा, तकमा, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कमार, कुमार, ऐसे सभी लोगों को लाइए, विकास वहां ले जाइए। एजुकेशन का मापदंड वहां तय कीजिए। भूमिहीन को भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर खत्म करिए। जाति जनगणना का मतलब बहुत क्लियर है, इसमें किसी भी तरह का राजनीति नहीं। जाति जनगणना का मतलब है एजुकेशन, आर्थिक, सामाजिक आधार पर उसको ऊपर लाना। और हमारी, जब हम एक अपने भाई को 10% आरक्षण दिए 27 में से, तो आप मेरे आरक्षण को बढ़ाइए 63%। जो आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने किया, और जाति जनगणना में आर्थिक सर्वे, शैक्षणिक सर्वे और सामाजिक सर्वे आवश्यक है, उसको ओपन करें। एक दूसरी बात, 17% हिंदुस्तान में मुसलमान है, 17%, एक भी सीएम नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है मुसलमानों में कि इस्लाम मुसलमान में जाति नहीं करता। इस्लाम में जिस तरीके से तलाक को लेके या कॉमन सिविल कोड को लेकर के इस्लाम का अपना दायरा है, कानून है, इस्लाम का जो लॉ कंडक्ट है, उसमें आप मुसलमान को कास्ट वाइज डिवीजन नहीं कर सकते। यह सबसे बड़ा सवाल आज उठने लगा। मेरा भी यह सवाल है कि दलित कमजोर है, वंचित है,
मुसलमान में जो लोग कमजोर वंचित हैं उसको आप राजनीतिक आर्थिक रूप से ऊपर करिए। मैं चाहता हूं कि दलित और मुसलमानों की स्थिति लगभग इक्वल है और अत्यंत पिछड़ों की लगभग ये तीनों पर। अत्यंत पिछड़ा में कुछ को छोड़ दिया जाए। ओबीसी में जो कुशवाहा ज्यादा वो कुर्मी है। आज हिंदुस्तान में एक जाति में सबसे ज्यादा जादव 14%। एक जाति सिंगल जाति में सबसे ज्यादा जादव। तो जादवों को यह मौका मिला है कि दलित एसटी एससी अत्यंत पिछड़ा ऊंची जात के लोगों को माइनॉरिटीज को गला लगा ले। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद आप कहीं सीएम और पीएम नहीं हैं। इसीलिए नहीं है कि आपको माइनॉरिटीज के साथ साथ ऊंची जात और दलितों को अत्यंत पिछड़ों को आगे लाना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान के पीएम भी बन सकते हैं। आप हिंदुस्तान में 10 जगह सीएम हो सकते हैं, लेकिन बगैर दलित अत्यंत पिछड़े और ऊंची जात के सम्मान के बगैर क्यों नहीं है भाई? इतनी बड़ी ताकत है, उसके बाद आप नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे साथ जो सबसे बड़ा वर्ग है अत्यंत पिछड़ा दलित, जो हमारे साथ था, वो कहीं ना कहीं आपसे अलग है। इसलिए जादवों की भूमिका तय करनी पड़ेगी इस बिहार के जादवों को, देश के जादवों को, कि आपको दूसरे जाति का सम्मान करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यह संकेत दिया है यह प्रतिशत। और माइनॉरिटीज में बहुत क्लियर है कि इस्लाम के ही कंडक्ट पर, हदीस के ही कानून पर आप उसका मूल्यांकन। आप अलग अलग शेख सैयद पठान खान इधर अलग, रैन अलग, सुरजापुरी अलग, शेरशाबादी अलग, कुल्हैया अलग, अंसारी अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अत्यंत पिछड़ी जाति है, 32% तो है, उसको आगे लाना पड़ेगा हमें। और उनके लिए आरक्षण बीच में हमें तय करना पड़ेगा कि 67 में 60 में अत्यंत पिछड़ों के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण की भूमिका क्या होगी, ओबीसी और अत्यंत पिछड़ों के आरक्षण में तय करना पड़ेगा। मेरा डिमांड है जिस तरह ऊंची जात और ओबीसी में आरक्षण तय हुआ, उस तरह ओबीसी और अत्यंत पिछड़ी जाति के बीच भी आरक्षण तय, दलितों के बीच भी आरक्षण तय। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। अत्यंत पिछड़ों की जनसंख्या 32, भागीदारी हो। दलितों की जनसंख्या 10 से 24, भागीदारी हो। एसटी एससी को मिला के माइनॉरिटीज की संख्या 17, राजनीतिक आर्थिक हिस्सेदारी हो। जिसकी जहां जितनी है उसकी हिस्सेदारी हो। बिल्कुल। और मेरा सवाल यह है, चुनाव आयोग ने 14 करोड़ 92 लाख के अगले चुनाव में उन्होंने बात कही थी। इस बार 13 करोड़ 10 लाख की जाति जनगणना। सरकार कहती है कि 56 लाख लोग यहां से पलायन कर गए। नहीं, मेरा कहना और लोग कहां गए? जो बाहर हैं उसकी भी जाति जनगणना। जो लोग चले गए भारत बिहार छोड़ के वो अलग है, लेकिन जिनका दोनों जगह है उनको भी जाति जनगणना। बहुत इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जाति लोग कह रहे हैं आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। सर, मुझे समझ में नहीं आता। आंकड़ा छुपाया जाता तो 3% ही कुर्मी होते, निषाद 2%, राम 5 पॉइंट कुछ, मुसार 3 पॉइंट कुछ, अंसारी 2 पॉइंट कुछ।
तब तो नीतीश कुमार जी को 7% पूरी कर लेना चाहिए, 9 दिखा देना चाहिए। राम और पासवान इक्वल है दलित में। राम भी 5 पॉइंट कुछ है, पासवान भी 5 पॉइंट कुछ है। कुशवाहा भी 4 पॉइंट कुछ है। कुर्मी से ज्यादा कुशवाहा है। और आंकड़े आखिर कौन है? एसटी, एससी, दलित, अटल, पिछड़ा और पिछड़ा। सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति किसकी खराब है? दलित और मुसलमान की सबसे ज्यादा, और अत्यंत पिछड़ा की सबसे ज्यादा। राजनीति में भागीदारी अत्यंत पिछड़ा, दलित और मुसलमानों को नहीं मिलती है। तो ये बीजेपी के लोगों को जाति जनगणना में हाय तौबा क्यों मच रहा है? इसीलिए मेरा डिमांड है 67 से 67% आरक्षण। मेरा डिमांड है अत्यंत पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटीज की भागीदारी। मेरा डिमांड है राजनीतिक हिस्सेदारी, अत्यंत पिछड़ा, माइनॉरिटीज। मेरा डिमांड है कि हदीस के तहत मुसलमानों में जाति का बाइफर्केशन नहीं किया जाए। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और ऊंची जात में कहा। और मेरा डिमांड है जो सबसे बड़ी जनसंख्या एक जाति की है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई इस हिंदुस्तान में सबको साथ ले चलने की, और हमको सबको साथ लेके चलने का काम करना है। दूसरी तरफ क्या हिंदुस्तान में दलित, कमजोर, वंचित, मिडिल क्लास का बेटा जिसके पास पैसा नहीं है कभी नौकरी कर पाएगा या नहीं? कब तक क्वेश्चन आउट होंगे? कब तक सेंटर बिकेगा? कब तक जीनियस बच्चे नहीं नौकरी कर पाएंगे? सिंघल साहब पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। आप 70 जगह 130 जगह आपने केस फाइल कर दिया। क्वेश्चन आउट जब हुआ, सिंघल साहब ने भर दिन बैठा के रखा, उसको दबा दिया गया। इंक्वायरी ऊपर से हो। मुझे लगता है कि इस भारत में यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, अभी जिस चेयरमैन के साथ लिया जा रहा है, आखिर हर बार क्वेश्चन आउट हो। क्या टीचर में भी 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख के बाद बहाली होगी? जो देंगे, जो पास किया होगा उसकी बहाली नहीं होगी, जो पैसा देगा उसकी बहाली होगी। सिपाही में 8 लाख, 10 लाख फिक्स कर दिया। 10 लाख दो, ले जाओ। 10 लाख दो, नौकरी ले जाओ। जब दलित और कमजोर बच्चे पढ़ने के बाद नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो फिर एग्जाम क्यों? चाहे किसी भी जात का वो क्यों नहीं हो। एग्जाम में ऊंची जात, पिछड़ी जात, दलित, ये नहीं हो सकता। वहां आरक्षण नहीं दिया आपने। वहां किसी भी जात का गरीब या जिसके पास पैसा नहीं है, क्या वो नौकरी नहीं कर पाएगा? ये सबसे ज्यादा सवाल। इसीलिए मेरा सर्वत्र विनती है, हाथ जोड़ नीतीश कुमार जी से इसकी पूरी इंक्वायरी हो, जो लोग इन्वॉल्व हो उस पर एफआईआर हो, सस्पेंड हो। सबसे पहले एग्जामिनेशन रद्द हो। रद्द करने के बाद जांच हो। जांच में सिंघल की भी भूमिका तय हो। जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड किया जाए। सेंटर, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी की भूमिका को खोजा जाए। हर क्वेश्चन को तय करता है सबसे बड़े कोचिंग और पदाधिकारी में। वही तय करता है कि नौकरी किसकी होगी। 4 करोड़ 3 करोड़ में कौन आईएएस, कौन बनेंगे। इसीलिए मेरा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में गरीब, कमजोर, वंचित, दलित क्या कभी नौकरी नहीं कर पाएगा? जिसके पास पैसा नहीं है, जो जीनियस लड़का है, जो पढ़ता है, जो दौड़ में निकलता है, क्या उसकी नौकरी हो पाएगी या नहीं? क्या इसको भी नीपापोती कर दिया जाए? छोटी मछली को फंसा करके बड़ी मछली बचा लिए जाएंगे। इसलिए बहाली बंद हो, अविलंब कार्रवाई। धन्यवाद।